Hello friends, today we are going to start a new chapter which is integrals. It is a 7th chapter and chapter number 7, chapter number 8 and chapter number 9. All three chapters are connected with this chapter. मतलब chapter number 8 and chapter number 9 are connected with this chapter. So, if you want to take a huge grip of chapter number 8 and chapter number 9, then you have to attention very sharply in this chapter. दोस्तों ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है. There are so many concepts, there are so many types in this chapters, and ये अगर आप सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह आपको समझ में आएंगे तब जाके आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आप सॉल्व कर सकेंगे. तो मेरी आपकी एक गुजारिश है कि जो चैप्टर नंबर 7 है उनका जो फर्स्ट इस लेक्चर है, यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से और दिल से और दिमाग से चैप्टर को समझने की हर कोई टॉपिक को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर मैथ्स तो है ही प्रैक्टिस का सब्जेक्ट. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा और प्रैक्टिस की जो स्टाइल है वो भी बदलना पड़ेगा. यहाँ जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सिर्फ एक बार कोई भी सम करने के बाद छोड़ देने की बात नहीं है. एक से ज्यादा टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपको ये सम सॉल्व करना पड़ेगा. कोई सम मान लीजिए बहुत ही नॉर्मल बेस्ड है तो आप एक बार सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा. मतलब एक बार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. कोई भी सम सेम मेथड का हो तो भी आधे से नहीं छोड़ देना, क्योंकि ठीक है वो सेम मेथड है, जो हमने ये सम किया उसी टाइप का और सिर्फ छोटा बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है तो ये सम दूसरा सम पूरा नहीं करेंगे तो चलेंगे और छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा. पूरी एक बार प्रैक्टिस हर एक सम की करनी पड़ेगी. जो भी सम दिए गए छोटा मोटा वेरी सिंपल सम है तो भी उसको सॉल्व करने के बाद ही उसको छोड़ना, आधे से मत छोड़ना. राइट. दूसरी बात, जो कोई सम ऐसे है कि थोड़ा लंबा है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो उस सम को 2 बार सॉल्व करना, मतलब 2 बार प्रैक्टिस करना. एक बार मान लीजिए आज सॉल्व किया, 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद दूसरी बार सॉल्व करना, तो आपको जो माइंड में से जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा खिसकने लगता है वो बंद हो जाएगा. अच्छे रिस्टोरिंग के लिए, अच्छी तरह रिस्टोरिंग के लिए कोई सम 2 बार करना पड़ेगा. और कोई सम तो ऐसा ही आएगा जो बहुत लंबा होगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, बहुत ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा. वही सम तो आपको 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में उस सम को सोल्व कर पाओगे. और ये एक ऐसा जानदार चैप्टर है कि अगर JEE में भी अगर जो टेक्स्ट बुक में दिया है इतना भी अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो भी आपको 1-2 सम तो मिल ही जाएगा. तो JEE के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खास तो ये 2 आने वाले चैप्टर है उनका ये बेस है, तो उस हिसाब से भी ये चैप्टर पर ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. वैसे ये चैप्टर जो है
जैसे पूरा कैलकुलस एक मेरा ड्रीम जॉब होता है, तो मैं जो उसमें पूरी जान डाल के वो टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, पूरी तरह जुड़ना पड़ेगा, मन से जुड़ना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा कि ये चैप्टर अच्छी तरह सोल्व कर पाएंगे। मान लीजिए आज का लेक्चर में हम मान लीजिए डेफिनेशन ही कर पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी थोड़े एक दो सम कर पाएंगे तो अच्छा है, वरना अगर डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी तो भी इट इज अ वेल स्टार्ट। तो क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? इंटीग्रल है तो इंटीग्रल्स है चैप्टर का नाम। इसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्यादातर यूज है, वो बहुत ही एप्लीकेबल बेस है, तो वो तो उस वक्त हम समझेंगे कि जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो निकालना है। कोई भी इरेगुलर शेप का तो आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पर ग्रिप नहीं होगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन मतलब the whole process to get integrals is called integration। तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, जो डिफरेंशिएशन जैसे प्रोसेस है, बस वैसे ही इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्स प्रोसेस है। अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आता है तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में तो आ जाएगा। लेकिन समझ का तो कोई वैल्यू नहीं है एग्जाम में, समझ का नहीं है, सोल्व करके आप परफॉर्म करके जब दिखाते हैं वहां पर, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप लोग एप्लीकेबल भी होना चाहिए, आपको परफॉर्मर बनना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जो पहला पार्ट है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या समझना है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। मैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेता हूं। क्या आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? मैं डिफरेंशिएशन से ये चैप्टर की स्टार्टिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ सकता है। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन है 2x। तो अगर मैं 2x मिल जाता है आंसर, तो 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, जो यहां पर मुझे आंसर मिला है, मैं उनका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। जो भी डिफरेंशिएशन के आंसर मिलते हैं उनका ही हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर 2x मुझे मिला है, तो मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा और आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो इस बात का हम मतलब क्या निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से 2x फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, राइट? और 2x से एक्स स्क्वायर फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कहते हैं, राइट? एक दूसरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मुझे आंसर मिलेगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है।
अच्छा, मैं यहां पर देखकर ये जो 2x है उनका इंटीग्रेशन करता हूं, मतलब एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस करता हूं, तो मुझे उसका आंसर मिलेगा x² + 5, क्योंकि मैंने यहां पर x² + 5 का डिफरेंशिएशन फाइंड किया था, तो मुझे आंसर मिला था 2x। जो आंसर मिलते हैं उनका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो उनका आंसर मिलता है x² + 5 dx of x² - 3। अब x² का तो डिफरेंशिएशन 2x ही होगा, -3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जब मैं 2x का फिर से यहां पर इंटीग्रेशन फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे आंसर मिलेगा x² - 3, क्योंकि मैंने x² - 3 का जो आंसर आया था उनका इंटीग्रेशन फाइंड किया है। तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही तकलीफ वाली बात हो गई। यहां पर जो 2x है उसका इंटीग्रेशन है x², यहां पर जो 2x है उनका इंटीग्रेशन है x² + 5, क्योंकि मैंने x² + 5 का डिफरेंशिएशन फाइंड किया था। यहां पर जो तीसरे नंबर पर 2x है उनका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो आंसर मिलेगा x² - 3, क्योंकि मैंने x² - 3 का डिफरेंशिएशन यहां पर फाइंड करके रखा था। तो हैरानी की बात क्या होगी कि अगर सिर्फ 2x दिया है तो क्या करें, कैसे जान पाएंगे कि ये x² का डिफरेंशिएशन, मतलब x² का डिफरेंशिएशन है या फिर x² + 5 जैसा कोई, मतलब x² + 5 या x² + 7 या x² + 2, ये कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, या x² - 3 का डिफरेंशिएशन है, पता नहीं। तो इन जनरल हम लिख देते हैं, x² तो लिख ही देते हैं, लेकिन यहां पर +c कर देते हैं। ये +c इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर 5 आता है, यहां पर -3 आता है, यहां पर 0 आता है, +0। तो ये जो कांस्टेंट है वो अनसर्टेन है, इसलिए हम उनको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यहां पर जो वैल्यू मिलती है कांस्टेंट की, मतलब वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक c की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, सो इट इज c इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? फिर से एक बात बताओ कि x² से 2x, मतलब x², हमारे पास अगर कोई फंक्शन है x², तो x² का जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो 2x मिलेगा, मतलब x² से 2x फाइंड करने की जो प्रोसेस है उनको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस कि हम 2x से x² फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंटी डेरिवेशन, मतलब इंटीग्रेशन, राइट। तो डेफिनेशन की बात करेंगे। ये फंक्शन कैपिटल F, ये फंक्शन कैपिटल F इज डिफाइंड on open interval I, open interval I subset of R, such that d by dx of capital Fx, जैसे यहां पर लिया था x², d by dx of capital Fx is equal to, मान लीजिए यहां पर आंसर 2x आया था, यहां पर मान लीजिए आंसर आता है स्मॉल fx। एक फंक्शन कैपिटल F is defined on open interval I, where I is subset of R,
such that d by dx of capital Fx is equal to small fx for every x belongs to I. Right? Then capital Fx is called antiderivative or indefinite integral of fx with respect to variable x है ना, with respect to x. It is denoted integration fx dx. तो फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं. एक फंक्शन कैपिटल है, वैसे यहां पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर प्लस 5 था, x स्क्वायर माइनस 3 था. एक फंक्शन कैपिटल F is defined on open interval I, where I is subset of R, such that the derivative of capital Fx is, मान लीजिए small fx है, d by dx of fx is equal to fx. Then capital Fx is called antiderivative. यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव मिलेगा x स्क्वायर. राइट? 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? 2x का एंटी डेरिवेटिव है x स्क्वायर. तो हमें x स्क्वायर फाइंड करना है, हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, याद रखो. तो कैपिटल Fx का जो डिफरेंशिएशन है, मान लीजिए स्मॉल fx है, तो स्मॉल fx तो हमें यहां पर दिए जाएंगे. हमें फाइंड करना है कैपिटल Fx फ्रॉम स्मॉल fx. मतलब स्मॉल fx कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव था, वो ओरिजिनल फंक्शन में फाइंड करना पड़ेगा. तो d by dx of capital Fx is equal to small fx. Then capital Fx is called antiderivative or indefinitive integral of small fx with respect to x, क्योंकि d by dx है तो with respect to x ही बोलना पड़ेगा, और it is denoted by integration fx dx. तो जो ये whole process है, the process of finding capital Fx, the process of finding capital Fx is called इंटीग्रेशन. बाय डिफॉल्ट ये आपको समझ लेना पड़ेगा कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है. तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैपिटल Fx, वी वांट टू फाइंड कैपिटल Fx, क्योंकि कैपिटल Fx का ही डिफरेंशिएशन हुआ है और आंसर एक मिल गया है. तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैपिटल Fx इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डिफॉल्ट. एक बात ये. दूसरी बात, जो यहां पर ये कैपिटल Fx dx है, उसमें Fx का रोल क्या है? Fx, राइट, तो Fx इज कॉल्ड Fx is called integrand, राइट. तो Fx का रोल है, इंटीग्रेंड का रोल है, और ये जो सिर्फ साइन लिखते हैं हम, इट इज कॉल्ड
माइंड है उसको डायरेक्ट ये भी बोलता है इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें फिर से बात समझ लेना चाहिए, जो ये समझाए आपको उसका कंक्लूजन क्या मिलेगा। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास जो भी फंक्शन यहां पर दिया जाएगा 2x दिया है, तो 2x का हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल क्या है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन की प्रोसेस करनी है। अगर हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x का, मतलब इंटीग्रेशन हमको पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो आप समझ सकते हैं ये x² का डेरिवेटिव था, या फिर x² + 5 का डेरिवेटिव था, या फिर x² - 3 का डेरिवेटिव था। हमें पता नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं x² + c का डेरिवेटिव है। और अगर x² + c का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बता देता हूं। x² + c का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो वो भी 2x मिलेगा, क्योंकि c कांस्टेंट है, तो c का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि हमें जो यहाँ क्वेश्चन दिया है, मतलब जो भी क्वेश्चन का, मतलब जो भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करने को मिलेगा, वो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और वो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो फंक्शन हमें निकालना है, वो फंक्शन हमें फाइंड करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हो। तो बिना फॉर्मूला जाने हमें ये काम अभी तो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बाय जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो फॉर्मूला भी हम लिखेंगे और फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना नॉलेज है। वो नॉलेज कौन सा है कि अगर d/dx और कैपिटल Fx इज इक्वल टू स्मॉल fx, देन अगर हम स्मॉल fx का इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉल fx है वो कैपिटल Fx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल Fx और प्लस c हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता Fx + c है या नहीं। यहां तो स्मॉल fx ही आएगा, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमें इस प्रिंसिपल के साथ सिर्फ डेफिनेशन, ये जो है वो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जो फर्स्ट टाइप है स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है 1 to 5 सम से, फर्स्ट टाइप उसमें दिया है। जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें लिखा है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, जो भी बोलो, एंटी डेरिवेटिव बोलो या फिर इंटीग्रल बोलो, दोनों सेम है। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव होता है उनका जो इनवर्स प्रोसेस होते हैं उनको एंटी डेरिवेटिव बोलते हो, और एंटी डेरिवेटिव बोलो या फिर इंटीग्रल बोलो, दोनों सेम है। मैं इन ब्रैकेट में लिख दिया इंटीग्रल।
of the following function. By the method of inspection, ये जो वर्ड है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब आपको थोड़ा अपने जो माइंड है उस पर थोड़ा जोर लगा के, दिमाग पर जोर लगा के बोलना पड़ेगा कि ये क्या है। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2x का यहाँ पर है आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। 2x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मतलब फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। आपको 2x का इंटीग्रल निकालना है, आप जानते हैं उसका आंसर तो x स्क्वायर है, राइट। लेकिन आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा कि जो x स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2x है। So, by using definition of antiderivative or integral, अब क्या है, मान लीजिए यहाँ कैपिटल एफ एक्स है और यहाँ स्मॉल एफ एक्स है, तो ये रोल हो गया, ये कैपिटल एफ एक्स है और ये हो गया स्मॉल एफ एक्स, राइट। अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप बोलेंगे यस, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव वी से 2x का डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर। तो हम कैपिटल एफ एक्स यहाँ पर फाइंड कर लिया, लेकिन ये 2x का था तो बहुत इजी था, क्योंकि आप जानते थे ना कि 2x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, वो आप जानते थे। दूसरा एक फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए यहां पर दिया है cos x। cos x फंक्शन है, वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है आप जानते हैं, जानते होंगे। sin x फंक्शन का डेरिवेटिव है, राइट। sin x से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आंसर मिलेगा cos x। तो ये हो गया कैपिटल एफ एक्स और ये हो गया स्मॉल एफ एक्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वी कैन से, सो cos x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो मिलेगा sin x। ये कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा कैपिटल एफ एक्स, मतलब sin x। तो ये जो क्वेश्चन हमें पूछा है ना कि cos x का एंटीडेरिवेटिव क्या होगा, cos x का एंटीडेरिवेटिव मिलेगा sin x। लेकिन ये दिमाग पर जोर लगाने के लिए लगाकर बोलना पड़ेगा। एक फंक्शन और देता हूं, अब जोर पड़ेगा। मान लीजिए x रेज़ टू 3 + 1 है, अब सोचना पड़ेगा x³ + 1 कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, बता सकेंगे आप? मैं बता देता हूं, यह है x⁴/4 + x का डेरिवेटिव है। अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं ना तो यह आ जाएगा, कैसे, 1/2। पहले तो सेपरेटली d/dx हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा 4x³ प्लस x का डिफरेंशिएशन होगा 1, 4 कैंसिल हो जाएगा तो x³ + 1 मिल जाएगा। देखो x³ + 1 मिला। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स है, राइट, और ये जो मिला वो स्मॉल एफ एक्स है। तो अगर हमें स्मॉल एफ एक्स या फिर x³ + 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो x³ + 1 का डिफरेंशियल एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कैपिटल एफ एक्स, मतलब x⁴/4 + x। ये हमारा आंसर है।
लेकिन ये बात है, ऐसे तो इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो एक फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो उसको भी आप एंजॉय कर लो। बाद में ऐसी मेथड से, इस मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो ये मेथड तो बहुत ही टेम्पररी है। 7.1 में सिर्फ 1 to 5 सॉल्व्स उसके दिए गए हैं, वो आप प्रैक्टिस करके मतलब थोड़ा अपनी ओर से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने पीडीएफ में तो दिए हैं वो 5 सॉल्व करके, लेकिन आप अपने तरफ से ये सम सॉल्व करके बाद में पीडीएफ देखना, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकेंगे कि ये जो यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो आपको पहचानना है। अगर ये पहचान में आ गया कि 2x है वो x² का डिफरेंशिएशन है, तो x² ही अपना आंसर है। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि sin x का ही डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव मुझे मिलेगा sin x। यहाँ पर x3+1 वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैंने अंदाजा लगाकर, जोर लगाकर मैंने सोचा कि x⁴/4 प्लस x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझे मिल जाएगा x2+1, तो x2+1 का एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब इंटीग्रल होगा x⁴/4 प्लस x। लेकिन ये मेथड परमानेंट नहीं है, इससे तो बहुत ही दिक्कत आएगी। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे।